हेलो एवरीवन, आज हम चालू करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट 7। 6 पार्ट तक हमने किए बहुत सारे टाइप। तो आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चन जिससे थोड़े पुराने टॉपिक का रिवीजन भी हो जाए और कुछ जो पॉइंट छूट गए हो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पार्टी ऑफ 4 men and 4 women be seated at circular table so that no two women are adjacent? एडजेसेंट क्या होता है? ये एक सर्कल है, ये 8 लोग हैं, कोई भी 2 वुमेन ऐसे नहीं बैठनी चाहिए आपस में। एडजेसेंट इनको बोलते हैं, आसपास नहीं आनी चाहिए, ना राइट में ना लेफ्ट में। तो फिर हम कैसे बिठा सकते हैं इनको? तो इसका एक आइडिया होता है, पहले सारे मैन को बैठा दो, 1 2 3 4। अगर इन 4 पोजीशन पे मैन सारे मैन का सीटिंग अरेंजमेंट कर दें तो फिर बाकी जो भी प्लेस बचेगी उसके अंदर अगर वुमेन बैठ जाएगी तो कोई भी 2 वुमेन आपस में एडजेसेंट नहीं होगी। तो इसका एक फॉर्मूला था, वो था n-1 फैक्टोरियल। तो पहले हम 1 2 3 4 मैन को बिठा रहे हैं, तो 4 - 1 फैक्टोरियल, और फिर हम बिठाएंगे 4 वुमेन को 4 प्लेस पे। तो उसका परम्यूटेशन क्या होगा? 4 3 उसका परम्यूटेशन होगा 4 3 2 और 1। तो आंसर आएगा 24, और 3 का फैक्टर क्या है? 3 नहीं 6, 24 के 144। तो ये आएंगे 144। 144 तरीके से ऐसे बिठाया जा सकता है जहाँ पे कोई भी 2 वुमेन आपस में एडजेसेंट नहीं होगी और टोटल 8 के 8 लोग, 4 मैन और 4 वुमेन बैठ जाएंगे। अब एक क्वेश्चन इसमें आता है, इसमें हमने लिया n-1 का फैक्टोरियल। एक फार्मूला होता है 1/2 n-1 का फैक्टोरियल। ये फार्मूला कब यूज होता है? ये फार्मूला तब यूज होता है जब कोई भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम नहीं बता सकते। कैसे? अब अगर इधर लोग बैठे हैं सर्कल के चारों तरफ, तो अब इधर का क्लॉकवाइज ये होगा, एंटी क्लॉकवाइज ये होगा, हम बता सकते हैं। लेकिन अगर ये एक माला होती, मान लो ये क्वेश्चन बोला था कि एक थ्रेड है, उसके अंदर हमें 4 व्हाइट पर्ल और 4 ब्लैक पर्ल लगाने हैं, लेकिन कोई भी 2 ब्लैक पर्ल मतलब 2 ब्लैक मोती, कोई भी 2 काले मोती आसपास नहीं आने चाहिए, एडजेसेंट नहीं आने चाहिए। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? वहां पे हम यूज करते हैं ये फार्मूला। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे A बैठा है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C और यहाँ पे D है, अगर मैं D और B की पोजीशन चेंज कर दूं, B को यहाँ पे ले आऊं और D को यहाँ पे ले आऊं, तो पूरा प्लेसमेंट अलग हो जाएगा। या फिर C को यहाँ पे ले आऊं और A को यहाँ पे ले आऊं, इनको हटा के, तो भी पूरा प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। D को यहाँ पे ले जाऊं, A को यहाँ पे ले आऊं, ऐसे करके मैन में भी चारों टाइप के अलग अलग परम्यूटेशन होंगे और वुमेन में भी परम्यूटेशन होंगे अलग टाइप के। लेकिन मोती चारों सेम ही होंगे, 1 2 3 4। ये अगर ब्लैक मोती है और ये व्हाइट मोती है, अब ये सब आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब सारे एक जैसे हैं, सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस नहीं है तो फिर हम ये फार्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का कोई कांसेप्ट नहीं होगा। इसके अंदर ये नहीं होगा कि इधर से या फिर इधर से। अगर ये एक थ्रेड है तो उसके अंदर क्या फार्मूला लगेगा? यही सेम चीज लगेगी, 1/2। पहले हमें किनको बिठाना है? पहले हमें बिठाना है हाँ, इसके अंदर अगर यही क्वेश्चन होता कि 8 को सेट कर दो, तो फिर क्या होता? 1/2 n-1। 8 है तो 8 - 1 7, 1/2 × 7 का फैक्टोरियल, ये आंसर हो जाता सीधा सीधा। इसके अंदर हम वो नहीं करते कि पूरा n-1 लिया और उसके हिसाब से आंसर निकाला, यहाँ पे 1/2 ऐड हो जाता। तो ये एक फार्मूला आप लिख लो स्टार बना के, जहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता, सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, वहां पे ये फार्मूला यूज होता है। How many number greater than 24,000 can be formed by using digits 1 2 3 4 5 when no digit is repeated? अगर जब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही हो तो 24,000 से
बड़ा नंबर कितने कितने 24,000 से बड़े नंबर बन सकते हैं, ये बात है नहीं। अगर ये बोल देता व्हेन डिजिट इज रिपीटेड, अगर मान लो यहाँ पे नो नहीं होता, व्हेन डिजिट इज रिपीटेड तो क्या होता 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कितने भी बन जाते हैं। 5 से चालू कर लो, 5 4 3 2 1 कितने भी बन जाते हैं। तो इसका आंसर आता इंफिनिटी, लेकिन यहाँ पे लिखा है नो, यहाँ पे लिखा है नो, तो इसका आंसर आप निकालेंगे। अब लिखा है इन 5 डिजिट का यूज करना है, नंबर 24,000 से बड़ा होना चाहिए। तो इसको इस टाइप के क्वेश्चन को केसेस में किया जाता है कि अगर पहले फर्स्ट प्लेस पे जो है वो 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, लेकिन 2 के बाद अगर 3 आ गया तो 23,000 लगभग छोटा हो जाएगा। तो इन ऐसे क्वेश्चन को केसेस में किया जाता है जहाँ पे अलग अलग पॉसिबिलिटी होती है। ये माना मैं 5 डिजिट का नंबर है, पहले मानते हैं कि 3 4 5 तीनों आराम से अगर फर्स्ट प्लेस पे आ जाए तो बड़ा नंबर बना देंगे। तो इधर होगी पॉसिबिलिटी 3 की, जहाँ पे 3 4 5 आ रहे हैं, यहाँ पे 3 की पॉसिबिलिटी, फिर पॉसिबिलिटी यहाँ पे 3 की है, लेकिन नंबर यहाँ पे एक ही यूज होगा, बाकी नंबर होंगे यहाँ पे यूज। तो 5 में से एक इधर आ गया, तो इधर 4 3 2 और 1 5, इसका आंसर है 72। अभी ये आंसर आया है कि जब फर्स्ट प्लेस पे 3 4 5 आए, फर्स्ट प्लेस पे 3 4 5 आए, इन तीनों की पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी परम्यूटेशन है। तो फिर अब फर्स्ट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 1 आएगा तो अगर ये ऐसा कुछ नंबर बना दे तो ये तो 24,000 से छोटा है, तो गलत है, तो 1 तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। 3 4 5 हमने यूज कर लिया, अब आएगा इधर 2, यूनिट प्लेस पे 2, मतलब पहले प्लेस पे 2, और सेकंड प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, सेकंड प्लेस पे आ सकता है 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो सेकंड प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, 4 और 5। ये इसलिए लिखा है ताकि ये कोई लिखने का वो नहीं तरीका नहीं, बस मैंने ऐसे लिख दिया कि फर्स्ट प्लेस पे 2, सेकंड प्लेस पे 4 5, ताकि याद रहे। फर्स्ट प्लेस पे नंबर आने की पॉसिबिलिटी परम्यूटेशन 1, इधर 2 और 3 2 और 1 3 6 12, तो इन दोनों का सम क्या आएगा 84। ठीक है, 84 परम्यूटेशंस होंगे। 84 नंबर ऐसे बनेंगे इन 5 डिजिट का यूज करते हुए जो 24,000 से बड़े होंगे। अगर ये 24,000 की जगह 2 4 2 0 0 ऐसा कुछ होता, तब हम 4 का केस और 5 का केस ये दोनों अलग केस बनाते। क्यों? क्योंकि अगर इधर 5 आ जाता, मान लो ये दो केस बनते हैं ऐसे, अगर इधर 5 आ जाता तो ये एनीवेज इससे बड़ा होता, चाहे इसके बाद कुछ भी आए, इसके बाद अगर 1 भी आ जाए तो भी इससे तो नंबर बड़ा ही होता, तो एक इसका केस अलग बनता। और अगर इधर 4 आता, अब इधर हमने 4 लिया, और अगर इसके बाद 1 आ जाता तो ये जो 2 4 2 है और ये 2 4 1 है, तो ये नंबर छोटा हो जाता। यहाँ पे हमने ये 4 और 5 के केस दोनों साथ में लिए। क्यों दोनों साथ में इसलिए लिए क्योंकि अगर 4 और 5 है, नंबर है 24,000, अगर 4 के बाद में कुछ भी आए, अगर 1 भी आए तो वो बड़ा ही होगा। 4 के 5 पे चाहे 4 के बाद 1 आ जाए, चाहे 5 के बाद में 1 आ जाए, कुछ भी वैल्यू आ जाए तो दोनों नंबर बड़े होंगे, इसलिए हमने ये दोनों के साथ में लिए। बहुत क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहाँ पे 2 4 2 3 1 दे दिया, या फिर 2 4 2 5 1 ऐसा कुछ दे दिया मान लो, तो अब इधर केसेस बहुत बनेंगे। क्यों? क्योंकि 2 के बाद में आपको 4 के बाद में आपको 2 को भी डिसाइड करना पड़ेगा। इधर फिर इधर देखा जाए तो इधर फर्स्ट प्लेस वाला ये केस सही चलेगा अपने, क्योंकि 2 से बड़ा लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 5 ये बेहतर आंसर आ जाएगा। फिर जब ये केस आएगा उसके अंदर पहले प्लेस पे 2, दूसरी प्लेस पे 4 आ सकता है,
लेकिन हम पहले 5 का केस निकालेंगे, क्यों? क्योंकि 5 का केस कंफर्म होगा। कंफर्म केस का मतलब क्या है कि अगर इधर 5 आता है, इसके बाद भी कुछ भी है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 से ज्यादा 2 3 2 रिपीट होगा वैसे, अगर 1 4 3 कुछ भी है तो ये बड़ा ही होगा। तो अपने दो केस खत्म हो जाएंगे, 3 4 5 के और सेकंड वैल्यू 5 के, ये दो केस खत्म हो जाएंगे। फिर सेकंड वैल्यू हम 4 लेंगे, फिर 4 के बाद हम थर्ड वैल्यू बताएंगे। थर्ड वैल्यू के अंदर 2 और 4 यूज हो चुका है, तो 2 इधर आएगा नहीं। अगर इधर मानते हैं 3 है, अगर इधर 3 है तो इधर या 3 आए या 5 आए, 1 नहीं आ सकता इधर, क्योंकि 2 for 1 छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, तो इन केसेस का ध्यान रखना होता है। बाकी लॉजिकल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है। लेकिन अगर आप लॉजिकली नहीं करते हो, आप छोटी सी भी गलती करते हो केसेस बनाने में, तो पूरा क्वेश्चन खराब होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, in how many ways can 5 prizes be distributed among 4 students when every student can take 1 or more prizes? इसके कहने का मतलब ये है कि 5 प्राइज है, 5 प्राइज है और 4 स्टूडेंट है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें गलतियां होती है काफी। सिंपल क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन दिक्कत होती है इसमें। कहने का मतलब है 5 प्राइज है और 4 स्टूडेंट है। अब कह रहा है हर स्टूडेंट को, when every student can take 1 or more prizes, हर स्टूडेंट एक या एक से ज्यादा कितने भी प्राइज ले सकता है। तो बताओ कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है ये 5 प्राइज? तो पहले प्राइज 4 स्टूडेंट, फिर दूसरा भी 4 स्टूडेंट को दिया जा सकता है, तीसरा भी 4 स्टूडेंट को दिया जा सकता है, चौथा भी 4 को और 5वां भी 4 को। अब इधर दिक्कत क्या आती है, लोग यहाँ पे ये कर देते हैं कि ये एक स्टूडेंट को 5 प्राइज, फिर 5 फिर 5 फिर 5, 25 और यहाँ से दे देते हैं 625। इसका तो ये मतलब होगा कि आप हर स्टूडेंट प्राइज को दे रहे हो, कि एक प्राइज है उसको स्टूडेंट दे दिया, इसका ये मतलब हुआ है। लेकिन हमें प्राइज जो है वो स्टूडेंट को देना है। तो इसके लिए, और ये एक तरह से आरए का क्वेश्चन है, रिपीटेशन अलाउड का क्वेश्चन है, जहां पे एक स्टूडेंट को कितने भी प्राइज मिल सकते हैं, कैन टेक 1 और मोर प्राइजेस। तो एक प्राइज तो 4 ऐसे स्टूडेंट को मिला, तो 4 की पावर कितनी हुई? 2 3 4 5, 1024। तो इसका आंसर आया 1024। 1024 तरीके हैं जिसमें 5 प्राइज जो है वो 4 स्टूडेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। तो अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और पूछते हैं, यही पूरी लाइन यही होगी कि इन हाउ मेनी वेज कैन 5 prizes be distributed among 4 students when every student can take 1 or more prizes, but you have to give 1 prize to everyone. अब ये लैंग्वेज कैसे भी बन सकती है, क्या मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 5 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5, के इसको 0 प्राइज, इसको 2, इसको 2, इसको 1, इसको 1, ऐसे करके ऐसे 5 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। नो बॉय कैन गेट ऑल द प्राइजेस, इसका कहने का मतलब है, सॉरी हाँ ये क्वेश्चन कि नो बॉय कैन गेट ऑल द प्राइज, मतलब ये 5 स्टूडेंट है, इसको 5 प्राइज दे दिए, इनको कुछ नहीं मिला, इसको 5 प्राइज दे दिए, रेट कितना है 4 स्टूडेंट है, प्राइस 5 है, इसको 5 दे दिए, इनको कुछ नहीं मिला, फिर इसको 5 प्राइज दे दिए, इसको कुछ नहीं मिला, और लास्ट में 4th वाले को 5 प्राइज दे दिए, इन तीनों को कुछ नहीं मिला। तो ऐसे केस कितने हो सकते हैं जिसके अंदर एक ही स्टूडेंट को सारे प्राइज दे दिए और बाकी को कुछ नहीं मिला? ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। इसकी लैंग्वेज होगी नो स्टूडेंट गेट ऑल द प्राइज, इसका ये मतलब है। तो इसके कितने केस हैं? 1 2 3 और 4। तो इसमें से 1024 में से 4 माइनस किया
1020। ये आंसर इसका होगा, नो स्टूडेंट गेट ऑल द प्राइज। ऐसी कंडीशन जिसमें नो वन स्टूडेंट, एक कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसको सारे के सारे प्राइज दे दिए और बाकियों को कुछ नहीं मिला। ये उस टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है करते हुए। एक लाइन का क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट को हर एक प्राइज है वो 4 स्टूडेंट को दिया जा सकता है, फिर दूसरा तीसरा ऐसे करके 5 का, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 प्राइज है, 4 स्टूडेंट को दिया जा सकते हैं। आंसर आया 1024। अभी ये पूछा है तो ये, और लास्ट में लिखा होगा नो स्टूडेंट गेट ऑल द प्राइज, कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको सारे के सारे प्राइज मिल गए। तो उसके लिए क्या होगा, 1024 1024 में से 4 माइनस किया 1020 आंसर आ जाएगा। तो ये हुआ एक क्वेश्चन। और अब अगर इसको हम सिंपल में देखें, सिंपल वे में, सिंपल वे बोले तो 3 स्टूडेंट है, 2 प्राइज है। अब इसके केस बताओ, 3 स्टूडेंट है तो मान लिया ए बी और सी स्टूडेंट है 3। इसके केस क्या होंगे, 2 प्राइज के, प्राइज 1 प्राइज 2 कुछ नहीं, प्राइज 1 प्राइज 2 इसको कुछ नहीं दिया, प्राइज 1 और प्राइज 2 इसको कुछ नहीं दिया। ठीक है, फिर इन दोनों को रिवर्स कर दिया, प्राइज 2 इसको दिया, प्राइज 1 इसको दिया, इसको कुछ नहीं दिया। फिर इधर प्राइज 2 इसको दिया, प्राइज 1 इसको दिया, इसको कुछ नहीं दिया। फिर एक केस लास्ट में थर्ड वाला, प्राइज 2 इसको दे दिया, इसको कुछ नहीं दिया, इसको प्राइज 1 दिया। ये हो गए 6 केस। और इसके अंदर 3 केस और बनेंगे। 3 केस कौन से बनेंगे, जिसके अंदर सारे के सारे प्राइज ही एक बंदे को दे दिए, मतलब प्राइज 1 प्राइज 2 कुछ नहीं दिया, प्राइज 1 प्राइज 2 कुछ नहीं दिया, प्राइज 1 प्राइज 2 इनको कुछ नहीं दिया। तो टोटल केस कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केस। और 9 केस हुए तो ये पहला प्राइज है और ये दूसरा प्राइज है। 3 स्टूडेंट को दे सकते हैं, 3 स्टूडेंट को दे सकते हैं, ये 9 आंसर आ रहा है 9। और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंडीशन बन रही है, टोटल 9 केस बन रहे हैं, जिसके अलग अलग परम्यूटेशन है जिसके। अब ये बोला जाए कि नो स्टूडेंट गेट ऑल द प्राइज, क्वेश्चन पिछला ही है, मैं एग्जांपल दूसरा लिया ताकि थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए। मैं ये छोटे कर दिए इसके। अगर 4 स्टूडेंट के अंदर 5 प्राइज बांटते तो इसके सैंपल केसेस बहुत बढ़ गए थे, आपको दिख रहा था 1024 तक जा रहे थे। लेकिन अब 3 स्टूडेंट 2 प्राइज देंगे तो 9 केस बन रहे थे, 9 केस बना के देख लिए, जहाँ पे P1 P2 C खाली, P1 यहाँ पे A को कुछ दिया, प्राइज 1 दिया, B को प्राइज 2 दिया, C को। थर्ड केस में प्राइज 1 दिया A को, B को कोई प्राइज नहीं मिला, C को मिला प्राइज 2। अब यहाँ तक हुए 3 केस, यहाँ तक 3 केस हुए। अब इन प्राइस को उल्टा कर दिया, प्राइस को उल्टा कर दिया मतलब इन दो को, यहाँ पे देखो उल्टा कर दिया, प्राइस 2 इसको दे दिया, प्राइस 1 इसको दे दिया, इसको कुछ नहीं मिला। प्राइस 1 इसको दे दिया, प्राइस 2 इसको दे दिया, A को कुछ नहीं मिला। प्राइस 1 और प्राइस 2 यहाँ पे एक्सचेंज कर दिए, B को कुछ नहीं मिला। तो 3 केस ये और 3 केस ये, और लास्ट 3 केस जो मैंने बताए थे जहाँ पे एक ही बंदे को सारे प्राइज मिल गए, वो भी 3 केस। और अगर मैं ये बोल दूं कि नो स्टूडेंट गेट ऑल द प्राइज, अब नो स्टूडेंट गेट ऑल द प्राइज का मतलब क्या होगा, 3 केस है, एक ये 2 ये 3 ये, यहाँ पे 2 प्राइज मिल रहे हैं, 2 प्राइज मिल रहे हैं, 2 प्राइज मिल रहे हैं। तो 9 में से ये 3 घटाए तो आए 6। अब ये 6 आंसर हुआ, नो बॉय और स्टूडेंट गेट ऑल द प्राइज इसका आंसर। तो ये टोटल 9 केस है और 3 केस हमने वो माइनस किए। पीछे में आपको पता नहीं चल रहा था कि मैंने बोला 4 माइनस कर दिए, वहां पे क्या केस हो रहा था वो भी बताता हूँ मैं आपको।
वहां पे थे 5 प्राइज और 4 स्टूडेंट। 4 स्टूडेंट का मतलब ए, बी, सी और डी। ये हमने 4 स्टूडेंट के नाम मान लिए, P1, P2, P3, P4 और P5। 500 प्राइज इनको मिले, इनको कुछ नहीं दिया। फिर इधर P1, P2, P3, P4 और P5 कुछ नहीं मिला। P1, P2, P3, P4 और P5 कुछ नहीं मिला। फिर P1, P2, P3, P4 और P5। यहाँ पे ये क्या 500 प्राइज मिले ए को, 500 बी को, यहाँ पे 500 सी को, 500 डी को। तो टोटल केस कितने हुए? टोटल केस हुए 4। तो पिछले क्वेश्चन में हमने इसलिए 1024 में से 4 माइनस करके 1020 निकाला था। तो आई होप कि अब आपको ये समझ आ गया होगा। जब भी आपको कोई क्वेश्चन समझना है तो खुद से ये बड़ा क्वेश्चन है तो उसके छोटे सैंपल केस बना लो। सैंपल केस बनाना मतलब 3 स्टूडेंट 2 प्राइज ले लिए, 3 स्टूडेंट 2 प्राइज लिए तो आपको पता चल गया कि 3 into 3 कैसे होगा, 9 आया। तो आपने केस चेक कर लिया, हाँ भाई 9 आया। और वो जो लास्ट में ये 3 माइनस हो रहे हैं, 3 माइनस कैसे हो रहा है वो भी आपको पता चल गया। तो ये हुआ 5 प्राइज क्वेश्चन है। 12 persons are to be arranged to a circular table. If 2 particular persons among them are not to be side by side, the total number of arrangement is। यहाँ पे मैंने ऑप्शन भी दिए हैं साथ में। तो बोले 12 पर्सन है, उनको सर्कुलर टेबल पे अरेंज करना है। ये एक सर्कुलर टेबल हुई, ठीक है। अब इसमें 10 लोग बिठाना है, 1 2 10 नहीं 12, 3 4 और 5। एक बार अपने 10 बिठाते हैं। क्यों? 2 पर्सन ऐसे हैं, 2 ऐसे पर्सन है जो साइड बाय साइड नहीं आने चाहिए। साइड बाय साइड मतलब एक इधर आ गया, दूसरा इधर आ गया, बीच में कोई नहीं बैठा, तो ये साइड बाय साइड हो गए। तो 2 पर्सन ऐसे नहीं आने चाहिए। 1 2 3 4 और 5, ये हो गए 10 पर्सन। टोटल 10 बैठ गए। अब ये 10 बैठ गए तो अब इनके बीच में कहीं भी 2 पर्सन को डाल दो, चाहे यहाँ पे डाल दो चाहे यहाँ पे। ये पोजीशन हो सकती है उन 2 की। तो मैंने बताया था n-1 फैक्टोरियल सर्कुलर टेबल पे बिठाने का, ठीक है। और एक बताया था मैंने 1/2 n-1 फैक्टोरियल। ये कब यूज होता है? जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे पर्सन बैठे हैं, यहाँ पे ये क्लॉकवाइज माना जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज माना जाएगा, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट गिना जाएगा। तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है मोटी और जैसे कॉन्सेप्ट में वो बताया। अब n पहले 10 लोगों को बिठाया, पहले बिठाया 10 लोगों को, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। 10 लोग बैठ गए। एक बार इसको सॉल्व नहीं कर रहे। फिर प्लेस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 प्लेस है। 10 प्लेस का मतलब पहला बंदा 10 प्लेस पे आ सकता है, दूसरा बंदा 9 प्लेस पे आ सकता है। तो ये आया 9 फैक्टोरियल इनटू 10 इनटू 9। अब देखें तो ये आंसर इसका होगा 90 इनटू 9 फैक्टोरियल। अभी 90 इनटू 9 फैक्टोरियल ऑप्शन में देख ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गलत है। आपने इधर लिखा सही नहीं है। लिखा कैसे सही नहीं है? आप 5 ज्यादातर किसमें लिखा है? 10 फैक्टोरियल में लिखा है। तो इसको 10 फैक्टोरियल बना लो। 10 फैक्टोरियल कैसे बनाना? 9। अगर आगे इसके 10 आ जाएगा तो ये 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये पूरा मिलकर 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। 9 आगे आ जाएगा तो कितना होगा? 9 into 10 फैक्टोरियल। तो ये हुआ एक क्वेश्चन। और अब आपको ये टाइप तो क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन है let x, ये x है, let x be the number of integers lying between 2999 and 8001 which have at least two digits equal, then x is equal to। इसके कहने का मतलब है x be the number of integers, मतलब x number of integers है। टोटल इंटीजर क्या होता है? -1 1 2 3 ये सारे इंटीजर्स होते हैं। आपको बताया था एक क्लास में लिए इसके बारे में। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स है लाइंग बिटवीन 2999 एंड 8001। 2999 से लेके 8001 तक कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे
which have at least 2 digits equal, which have at least 2 digit equal than x, तब x पूछा है। which have at least 2 digits equal मतलब कि नंबर ऐसे हैं जिनके कम से कम 2 डिजिट इक्वल हो। कम से कम 2 डिजिट इक्वल हो क्या मतलब हुआ? मान लो बीच में 3 4 और ये 4 5, क्या इन दोनों बीच में आएगा? हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। इसके अंदर कम से कम 2 डिजिट इक्वल है। इस एटलीस्ट का मतलब है कम से कम। कम से कम का मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं? कम से कम 2 डिजिट भी इक्वल हो सकते हैं, ये कम से कम 3 डिजिट भी इक्वल, ये तीनों भी इक्वल हो सकते हैं, ये चारों भी इक्वल हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रिपीटेशन अलाउड का केस है। ये थोड़ा घुमा के बोला है कि रिपीटेशन अलाउड, आपको डायरेक्ट नहीं बोला कि रिपीटेशन अलाउड है। इसमें ये बोला है कि एटलीस्ट 2 डिजिट्स आर इक्वल, 2 डिजिट्स इक्वल है। तो आपको ये इस लाइन से पता चलेगा कि आर का केस है, रिपीटेशन अलाउड का केस है। तो अब डिजिट्स क्या क्या यूज हो सकती है? आप देखा जाए तो 2999 से चालू किया 8001 तक, इसके बीच में क्या क्या आएगा? 3 4 5 6 और 7 3 4 5 6 7 5 डिजिट से हम बना सकते हैं नंबर सारे। तो अब पहली प्लेस पे इनमें से क्या यूज होगा? इनमें से यूज होगा ये 5 नंबर। 5 4 डिजिट का नंबर है, ये टोटल 4 डिजिट का नंबर है और पहले जगह पे इन 500 में से कोई भी यूज हो सकता है। फिर सेकंड प्लेस पे 10 के 10 10 के 10 10 के 10। ये जो नंबर है पहले प्लेस में आने के अरेंजमेंट है। 3 4 5 6 7, इन 500 में से कोई भी एक नंबर इधर आ सकता है। तो ये 5 नंबर है, तो 5 का अरेंजमेंट है 10 10 10, क्योंकि इधर 1 2 3 पे कुछ भी आ सकता है। इधर 1 0 से लेकर 9 तक, इन तीनों जगह पे 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि एटलीस्ट 2 डिजिट इक्वल बोला है। तो हमने टोटल निकाल लिया। और माइनस क्या करेंगे? माइनस हम ये करेंगे कि रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला केस। रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला केस मतलब कि जहां पे कोई भी डिजिट आपस में इक्वल ना हो। अब इन 500 के बीच में पहले प्लेस पे 5 आएगा, तो एक इधर यूज हो चुकी है, तो 9 8 और 7। ये क्या होगा? ये आरए का केस हुआ, रिपीटेशन अलाउड हुआ। ये आरएनए का केस हुआ, आरए रिपीटेशन नॉट अलाउड हुआ। कर हम वही रहे, सेम क्वेश्चन ही चल रहा है लगभग, बस इसमें हमने दोनों निकाल लिए, दोनों निकाल के आपस में माइनस कर दिए। माइनस कर दिए तो हमें पता चल गया कि टोटल 2 डिजिट नंबर इक्वल कितने होंगे। ठीक है, तो ये आया 5000। एक मैं कंफ्यूजन नहीं भी दूर कर देता हूँ। यहाँ पे सब ये सोच रहे होंगे कि 5 ये वो वैल्यूज है जिसके अंदर रेपिटेशन अलाउड वाले भी केस आ रहे हैं, रेपिटेशन नॉट अलाउड वाले भी केस आ रहे हैं, टोटल सारे के सारे केस आ रहे हैं। तो हमने वो केस निकालने हैं। इधर टोटल केस है, इधर हमने वो केस निकाले हैं जिसमें एटलीस्ट 2 डिजिट इक्वल नहीं है। 2 डिजिट इक्वल नहीं है मतलब आरएनए वाले केस है, कहने का मतलब वही है। तो वो केस अगर इनमें से निकाल दे तो सिर्फ वो केस बचेंगे जिसके अंदर 2 डिजिट इक्वल होगी। तो 5000 माइनस ये हुआ, इसका मल्टीप्लाई हुआ 56 इंटू 9 इंटू 5, 45 5 50 इंटू 5, तो 5000 माइनस 2520, 2520 आंसर है इसका। तो इसमें से निकाला तो क्या आया? 2480 आंसर आया, 2480। लेकिन ये एक्चुअल आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो, हमने यहाँ से 3 से चालू किया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, 7 लिया, ये 8001 है, एक दिया इसलिए गए हैं। और आपके पास ऑप्शन में जरूर ये ऑप्शन हो गए 2480 2481, ये दोनों ऑप्शन हो गए और आप 2480 लगाओगे और ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8001 दिया गया है, हमने 8 को फर्स्ट प्लेस पे यूज किया ही नहीं है, तो इसका मतलब 8000 वाला केस काउंट नहीं हुआ है। यहाँ पे +1 भी होगा, 2481 और 8000। तो ये एक्चुअल आंसर हुआ 2481।
2481 इंटीजर्स ऐसे होंगे, ये x की वैल्यू है, x = 2481। टोटल 2481 इंटीजर्स ऐसे होंगे जो कि 2999 से लेकर 8001 तक आएंगे। तो आज हमने किए 5 6 या लगभग 6-7 क्वेश्चन किए, जिसके अंदर हमने हर क्वेश्चन के अंदर कुछ नई चीज सीखी। जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया 1/2 n-1 वाला कॉन्सेप्ट, n-1 इसका, और 1/2 n-1 का कॉन्सेप्ट ये बताया था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला। दूसरे के अंदर मैंने बताया केसेस लेना। इस क्वेश्चन के अंदर हमने टोटल सारे ही कर लिए जो फर्स्ट पार्ट में मैंने अपनों ने सीखे थे, जिसमें बताए थे कि कैसे आरे निकालते हैं, हम दोनों निकाल के x निकाल लिया, +1 वाला केस, टोटल सब केसेस में इंक्लूड हो गए शुरुआत से लेके एंड तक। और कुछ क्वेश्चन हमने यूनिक भी किए थे, प्राइजेस वाले, 5 प्राइज हो, 4 स्टूडेंट हो, जिसके अंदर हमने सैंपल स्पेस भी हमने बता दिए सारे। तो ये हुआ आज का पार्ट। तो थैंक यू वेरी मच।